मेरी नज़र में धुरंधर पूरे सिनेमा को एक अलग रूप दिया है, जिसमें खास करके यामी का कहना था कि राजकुमार जी अगर ये शो मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी। टीवी ज्यादा टफ है, हाँ। फिल्मों से और वेब सीरीज से ज्यादा टफ है। यहाँ पे आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके सेट पे जाना है और वहाँ पे 12 से 13 घंटा काम करना है। फाइनल होने के बाद, एक दिन शूट होने के बाद भी चेंज हो सकता है कि टीवी में कास्टिंग में बहुत परेशानी होती है। ऑडिशन करो, फिर ऑडिशन करो, फिर ऑडिशन करो, अब मॉक शूट होगा, फिर मॉक शूट होगा, फिर मॉक शूट होगा, तब जाके फाइनल होता है। देखिए, कास्टिंग काउच मतलब एक आदमी को मजबूर करना, मतलब डील करना। कितने वेब सीरीज बनते हैं? बहुत बनते हैं। कितने चलते हैं? एग्जैक्टली। एक साल में मेरा रिकॉर्ड है कि 365 दिन होता है, जिसमें मैंने 300 फिल्में देख डाली। अब मैंने सोचा कि किसी एक आदमी के लिए नहीं करूंगा जी। अब मैं सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ करूंगा। कास्टिंग के अलावा मुझे सबसे बड़ा शौक जो रहा है फिल्में देखने की रही है। चाहे कोई फिल्म हो, सीरियल हो, रियलिटी शो हो या फिर ओटीटी हो, सबकी नज़र होती है उसके कास्टिंग पर। अगर वो मैच नहीं करता है ना तो लोगों को पसंद नहीं आता है। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो इसमें परफेक्ट हैं। ये पिछले 25 सालों से टीवी इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं अपनी कास्टिंग की वजह से। हेलो राजकुमार जी। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हो? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें टाइम दिया। अरे थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाल करके मुझे बुलाया और कुछ कहने की मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। बातें तो हमारे पास बहुत हैं और बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज आपको आज जानने को मिलेगी राजकुमार जी से। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राजकुमार जी की जर्नी कैसी रही है और वो कितने स्ट्रगल, कितनी मेहनत या फिर लर्निंग्स कहें के साथ आज यहाँ तक पहुँचे हैं। राजकुमार जी प्लीज़ बताएं, आज आप इतने शानदार, इतने पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपने बहुत सारे शोज़ के लिए कास्टिंग की है, लेकिन आई एम श्योर कि ये जर्नी आपकी इजी नहीं रही होगी। तो चेतना मुझे बिल्कुल मेरे लिए ये इजी नहीं था। मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैं एक्चुअली मैं बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ। मैं बिहार, नालंदा से भी एक बहुत छोटा सा गांव है तितरामा, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ, मेरे घर क्या, मेरे गांव में भी सिनेमा देखना मतलब वो उस ज़माने में कुछ अलग मानते थे कि सिनेमा देखना मतलब कि ये बंदा बिगड़ गया। तो क्योंकि आपने पूछा जर्नी के बारे में, तो मेरे लिए आसान नहीं था यहाँ पे आना, पर मैं कैसे 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 कर करके अपने फैमिली, अपने चाचा पिताजी को मना करके मैं इस शहर में आया। शहर में आने के बाद मैंने 2000 में ज्वाइन किया था आनंद महेंद्रू जी को। वाओ जी, जिन्होंने उस समय बना रहे थे डैडी समझा करो। ओके। तो चेतना उस समय क्या होता था ना कि कास्टिंग डायरेक्टर का कोई चलन ही नहीं था टीवी में। फिल्मों में मेरे हिसाब से एक आध दो कास्टिंग डायरेक्टर होंगे, वो भी मुझे याद नहीं है। उस समय बड़ा इजी होता था कास्टिंग करना, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को बताना होता था। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर ना होकर के जो डायरेक्शन टीम में जो बंदा होता था ना, वही कास्टिंग करता था। ओके। तो मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर 2000 में ज्वाइन किया था आनंद जी के साथ में, और उसी दौरान मेरे हिस्से में आया कास्टिंग। ओके। इस तरह से मैंने कास्टिंग करना शुरू किया। मैं 3 साल आनंद जी के साथ काम करने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया यूटीवी। यूटीवी में शो का नाम था, नया नया चैनल आया था उस समय, चैनल का नाम था लाइफ ओके नहीं सॉरी स्टार वन। हाँ, बहुत पहले था। बहुत पहले था, आपको याद होगा। तो स्टार वन पे एक शो आ रहा था, शो का नाम था स्पेशल स्पॉट। तो उसमें मेरे जानकार के थे अनूप जी, उन्होंने बोला कि राजकुमार, क्योंकि देखिए मेरा उस समय तक भी इंटेंशन था डायरेक्शन में काम करना, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर का कोई वैसा था नहीं, जॉब नहीं था। तो उन्होंने बोला कि देखो आप कास्टिंग करो,
साथ में मैं आपको डायरेक्शन दूंगा। तो मैंने वहां पे 6 महीना वो शो किया। उसके बाद सिद्धांत सिनेविजन एक शो लेकर आ रहे थे, किट्टू सब जानती है, तो उनको किट्टू मिल नहीं रही थी। मुझे उसके लिए बुलाया गया, मैंने वहाँ पे छोड़ करके यहाँ पे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद हमने किट्टू के लिए बहुत सारे ऑडिशन किया। बहुत सारे ऑडिशन करने के बाद अलग अलग थिएटर में गया जहाँ प्ले होता है, इंस्टीट्यूट में गया जहाँ एक्टिंग सिखाई जाती है कि कहीं से मुझे वो किट्टू लड़की मिल जाए। आखिरकार मिली, आमी त्रिवेदी नाम है उसका, उसको हमने ढूंढा और वो शो बहुत बढ़िया बना। उसके बाद मैंने फाइनली ज्वाइन किया अधिकारी ब्रदर, सब टीवी, श्री अधिकारी ब्रदर, जहां मैं 12 साल रहा वहां पे। 12 साल मैंने कास्टिंग के साथ साथ मैंने वहां पोस्ट प्रोडक्शन भी देखता था। पोस्ट के साथ साथ वहीं पे मुझे एक शो मुझे प्रोड्यूस करने का भी मौका मिला। शो का नाम था मैडम की पाठशाला, जिसकी हीरोइन थी करिश्मा तन्ना, उपासना सिंह, अमित बहल, ये सारे लोग थे उसमें। चेतना, उसके बाद मैंने क्या किया कि सोचा बहुत हो गया लोगों के साथ में काम करना, तो जरा आप खुद की सारी चीजें करें। फिर मैंने अपने नाम से एक एजेंसी डाला, अब जिसका नाम है आज राजकुमार कास्टिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट जी। उसी दौरान मैंने अपनी ऑफिस लिया, अपनी एजेंसी डाला और मैंने इंडिपेंडेंट करना शुरू किया। अब मैंने सोचा कि किसी एक आदमी के लिए नहीं करूंगा मैं जी, अब मैं सारे प्रोडक्शन हाउस के साथ में करूंगा। तो इस तरह से मेरा जर्नी है, जो आज मैं, ये ऊपर वाले का कृपा है कि मैं 90% जितने टीवी बनते हैं उसमें से मैं जुड़ा ही रहता हूँ। तो कितने एक्टर्स हैं आपके अंडर में भी? इस समय जो एज ए टैलेंट के तौर पे मैनेजमेंट को लेकर के आप बात करोगी तो मेरे पास टोटल इस समय 25-26 लोग हैं। वाओ, नाइस। जिसमें सबसे सीनियर रह चुकी हैं अरुणा ईरानी जी। तो अरुणा ईरानी जी को मैं कुछ 10 साल तक मैंने मैनेज किया उनको। जो सबसे सीनियर एक्ट्रेस हैं इस समय, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। फहमान खान है, धीरज धूपर है, हिबा नवाब है, हर्षद अरोड़ा है, अरहान बहल है, काफ़ी लोग हैं जो सारे बड़े बड़े नाम हैं जो सालों साल से जुड़े हुए हम लोग हैं। मतलब कुछ एक्टर जो हैं वो 15-15 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक हम आपको कास्टिंग का धुरंधर बोल सकते हैं। ये तो अब आपकी जैसा सोच रही हो कह सकती हो, क्योंकि धुरंधर मूवी बहुत पॉपुलर हो चुकी है और कास्टिंग की बात कर रहे हैं तो मैं ज़रूर उसे छेड़ना चाहूँगी कि लोग बहुत बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर धुरंधर की में एक्टिंग की बात हो रही है, म्यूज़िक की बात हो रही है ना, तो साथ में कास्टिंग की बात हो रही है और मुकेश छाबड़ा और बाकी लोगों की इतनी तारीफ हो रही है। लोग बोल रहे हैं इसकी कास्टिंग में पीक डिटेलिंग की गई है। अब ये पीक डिटेलिंग क्या होती है राजकुमार जी, ये बताएं। देखिए, पीक डिटेलिंग तो मैं भी नया वर्ड मैंने सुना है। पीक डिटेलिंग का मतलब ये है, देखिए धुरंधर की जितनी भी तारीफ करें, देखिए मैं अपने बारे में बता दूं कि कास्टिंग के अलावा मुझे सबसे बड़ा शौक जो रहा है फिल्में देखने की रही है। अच्छा। ये नहीं के बराबर लोगों को पता होगा कि मैंने 10th पास करने के बाद एक साल में मेरा रिकॉर्ड है कि 365 दिन होता है जिसमें मैंने 300 फिल्में देख डाली। क्या बात कर रहे हैं, कैसे मैनेज किया आपने? घर वालों ने मारा वारा नहीं? अरे मत पूछिए, मतलब हमारे यहाँ तो सिनेमा देखने को लेकर के ही पिटाई होती थी। हाँ। तो सैकड़ों बार मैं पिट चुका हूँ, पर हमारे पिटने से उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बचपन के दोस्त, मेरे पिताजी हैं, चाचा हैं मेरे, मैं बहुत बड़े एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो कभी ये चाचा पीटते थे, कभी वो चाचा पीटते थे, लास्ट में पिताजी भी पीटते थे, सिर्फ ये सोचने के लिए कि भाई तुम, मतलब उनके दिमाग में था कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ नहीं तो मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं वकील बनूं। अच्छा। उन्होंने जीवन में बहुत सारे ऐसे जर्नी देखा है, बहुत सारे मुकदमा और इस तरह के लड़े हैं, लेकिन ये
पढ़ने के नाम पे फिल्में देखने के लिए चला जाता था। अच्छा, बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर 365 दिन में आपने 300 फिल्में कैसे देख डाला? ऐसे कौन से थिएटर में रिलीज होती थी? तो छोटा सा गांव था, तो मेरे गांव के बगल में एक गांव होता था जहां वीसीआर पे फिल्में दिखाई जाती, बहुत पहले की बात है। याद होगा आपको, जहां प्रतिदिन फिल्में चेंज होती थी। आज ये फिल्म लगी है, कल ये फिल्म लगी है। तो स्कूल के नाम पे मैं डेली जाके फिल्म देखता था। और कितने पैसे लगते थे एक फिल्म के? उस समय में 1.5 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा एक मूवी देखने के लिए लगता था। और वो 1 रुपया 50 पैसा भी बड़ा मुश्किल से मैं जहाँ तहाँ कर करके, थोड़े माँ को मना के, नहीं तो घर का इधर उधर पैसे कर करके मैं निकाल के करता था। मैं तो बड़ा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। पर हाँ, जितनी भी मुझे पिटाई हुई उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिल्म मैं देखता, और शायद वो पागलपन ही मुझे इस शहर में लेकर आया, नहीं तो दूर दूर तक चेतना। मेरे घर में मेरे दादाजी ने कभी कोई फिल्में देखी नहीं। पिताजी अगर देखे होंगे तो कोई 1 आध 2 फिल्में देखे होंगे। सिनेमा से दूर दूर तक, घर क्या मेरे गांव वाले से कहीं कोई रिलेशन नहीं है। गांव से गिने चुने 1 आध कोई आदमी इस शहर में रहता होगा। तो आप अंदाजा लगा सकती हो कि मेरा जर्नी कैसे रहा होगा। एक छोटे से गांव का किसान का बेटा जिसके दिमाग में सिनेमा बसा हुआ है। तो उसके लिए किसी दिन और हम बैठेंगे डिटेल बात करने के लिए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आप बता रही थी कि धुरंधर में किस तरह की कास्टिंग हुई है। पहले तो मैं बता दूं, मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी। ओके। कमाल की फिल्म लगी। काफी सालों के बाद, मुझे याद नहीं आ रहा है कि इस तरह की फिल्में जो आपको 3.5-4 घंटे तक हिलने की भी मौका ना दे। हाँ, मजा आ गया। लोग वॉशरूम तक नहीं गए, पता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सुनकर के धुरंधर के जितने लोग होंगे खुश होंगे। मुझे फर्स्ट डे देखनी थी मूवी। ओके। तो टिकट नहीं मिल रही थी। मैंने चेक किया तो एक सुबह मॉर्निंग की 6 बजे इन ऑर्बिट का मुझे वो टाइमिंग मुझे मिला। तो सोचिए कि मैं घर में उठा 4 बजे, 4:30-5 बजे में नहा धोकर फ्रेश, पूजा मैं सुबह सुबह करता हूँ, पूजा पाठ कर करके 5:30 बजे मैं इन ऑर्बिट में तैयार था मूवी देखने के लिए, अकेला, फैमिली के साथ नहीं, अकेला। फैमिली के साथ फिर दोबारा मैं गया, वाइफ और मेरा बेटा जो साथ में हम आकर गए। हाँ। इतना मैं सिनेमा का भक्त बोल सकते हैं आप मुझे, इतना मैं सिनेमा को पसंद करता हूँ। तो रही बात कास्टिंग की, जो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं बहुत तारीफ करूँगा जो आदित्य धर हैं, जिन्होंने ये फिल्म की डिटेलिंग पे जो उन्होंने काम किया है। कास्टिंग डायरेक्टर आई नो कि मुकेश छाबरा हैं, जो बहुत सही कास्टिंग किया। तो जो आप बताना चाह रही हैं कि एक एक कैरेक्टर का लुक और परफॉर्मेंस पे डायरेक्टर ने बहुत ध्यान दिया है, बहुत ध्यान दिया है, बहुत मेहनत की। 1-2 एक्टर हैं जो मेरे बिल्डिंग में ही रहते हैं, वो मुझे बताते भी थे कि उन्होंने एक जो चेंज होता है कहानी में, तो उसके लिए उन्होंने वेट बढ़ाया, फिर उन्होंने वेट कम किया, तो बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो वो सब आदित्य का कमाल है। उनकी पहली भी मूवी थी उरी, जो मैंने देखा था, कमाल की मूवी। मेरी नज़र में धुरंधर पूरे सिनेमा को एक अलग रूप दिया है। जो बड़े साहब की कास्टिंग हुई है, दाऊद की, उसने सबको एकदम शॉक कर दिया। जी जी जी। जो एस्थेटिक, जो मेकअप और लुक जो हुआ है दानिश इकबाल का, एक्चुअली 50% लोग देखने गए थे कि बड़े साहब कौन है, क्योंकि नाम आ रहा था शाहरुख खान का, सलमान खान का, इमरान हाशमी का, मतलब कितने बड़े बड़े नाम आ रहे थे। लेकिन जब देखे तो ऑनेस्टली कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हुए कि हमने तो कुछ और सोचा था। बट तारीफ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। आपको बेस्ट जो लगा, कौन सा कैरेक्टर लगा धुरंधर का? देखिए, बेस्ट कहना मतलब वो अलग अलग हो जाएगा। मुझे ये पूछिए कि कौन सा उसमें बेस्ट नहीं है। वो तो सब है, सारी कास्टिंग
परफेक्ट हम्म। राकेश जी, राकेश अरे बेदी मेरे बड़े करीबी रहे हैं। हमने उनके साथ यस बॉस, अधिकारी ब्रदर में और मेरा मिलना जुलना होता है। क्या काम किया है। गौरव गेरा, मैंने उनको एक शो बहुत पहले आया था सब टीवी पे, उस पे मैंने उनको कास्ट किया था। मुझे थोड़ी देर देख के लगा नहीं कि ये गौरव गेरा है। आप पहचान पाए कि नहीं, भी बताइए। नहीं पहचान पा रहा था। बहुत टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि ये गौरव गेरा है। ये सारा श्रेय जाता है आदित्य धर को, जो उन्होंने इमेजिन किया होगा कैरेक्टर को। जो गौरव गेरा को अगर आप देखें तो अलग अलग कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। वो बीच में उनका बहुत बड़ा वायरल हुआ था, वो जो लड़की बन करके उस तरह की चीजें करते थे, कॉमेडी के लिए बहुत कॉमेडी के लिए जाने जाते थे। मैंने किया, मेरे बहुत अच्छे जानकार के हैं। सोचिए लोग, मतलब उनके दिमाग में आना कि गौरव गेरा से ये कैरेक्टर प्ले करवाना बहुत बड़ी बात है। जो जितनी मैं तारीफ करूं आदित्य धर को, बहुत कम है वो तारीफ। मैं पर्सनली जानता हूं यामी गौतम को, जो अच्छा। टीवी के लिए हमने उनको काफ़ी मिले हैं, शो को लेकर के बातें किए हैं। एक शो था राजश्री का, जिसको लेकर के हमारी बहुत सारी चीज़ें उनसे जुड़ी हुई हैं। उनके फादर हैं, यामी जी के फादर हैं मुकेश सर, मुकेश गौतम, जिनके साथ मैंने एक फिल्म किया है। पूरे फैमिली बहुत अच्छे लोग हैं लोग। तो जरा यामी वाली कास्टिंग क्या थी, प्लीज बताइए उसके बारे में। यामी की कास्टिंग को लेकर मैं क्या बताऊं। यामी एक शो में फाइनल हो गई थी। जी टीवी का शो था, राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस का था। ओके। जिसमें खास करके यामी का कहना था कि राजकुमार जी, अगर ये शो मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उनकी मम्मी बहुत बड़ी राजश्री के फैन रही हैं, फिल्म में देखी है। पर चैनल और जो भी एक सिचुएशन रही, वो शो नहीं हो सका। अच्छा। रात को कुछ 12 बजे मैंने यामी को फ़ोन किया था कि वो शो हम यामी नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें यामी बहुत दुखी हुई थी। और मैंने एक ही बात कहा था कि देखो, ऊपर वाले पे विश्वास रखो, शायद जो ऊपर वाला सोच रहे होंगे वो अच्छा ही सोच रहे होंगे। पर देखिए, कुछ ही टाइम के बाद विक्की डोनर की कास्टिंग चल रही थी, वहाँ पे उन्होंने जाके सेलेक्ट हुए, वहाँ पे वो फिल्म की और वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। फिर बाद में मैं पूछ रहा था, तब जाकर उसने वो लाइन बोली कि यस राजकुमार जी, जो हमारे लिए ऊपर वाला सोच रहा होता है वो बेटर ही सोच रहा होता है। तो सारे लोग बहुत अच्छे हैं उन लोग। तो ये शो पूरा स्क्रैप हो गया था कि यामी का कैरेक्टर स्क्रैप हुआ था? पूरा शो चला गया? यामी का कैरेक्टर चेंज हो गया था, मतलब यामी की जगह पे किसी और को उन्होंने फिर कास्ट किए थे। वो कुछ आपस में डिस्कशन रही होगी कि इस कैरेक्टर के लिए हमें किन्हीं और को लेते हैं, तो वो डिस्कशन की वजह से यामी उसमें नहीं कर सकी। लेकिन यामी को नहीं करना कितना अच्छा रहा, सोचिए, क्योंकि वो शो कुछ 2-2.5 साल चला था। अगर यामी कर रही होती तो 2.5 साल तक करती, तो फिर विकी डोनल नहीं मिलता। तभी से यामी को, मुझे, हम सभी को बिलीव हो गया कि अपने मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और ज्यादा अच्छा। भगवान की मर्जी से ऊपर वाले कुछ और सोच रहे हैं आपके लिए। सही बात है, सही बात है। ये बताइए, हम आपकी कास्टिंग को तो डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जब हम यामी की बात करें ना, तो मेरे को एक चीज़ और याद आती है। बहुत कंप्लेंट्स हैं टीवी एक्टर्स की कि बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलती, ओटीटी में तो चलो अब धीरे धीरे मिलने लगी है, लेकिन ये टीवी एक्टर्स का टैग लगना बहुत ही उनको नुकसान पहुंचाता है। और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं बॉलीवुड के जो प्रेफर नहीं करते हैं टीवी एक्टर्स को। चेतना, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नहीं मानता कि ऐसा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, सबसे पहला तो मैं यामी की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे यामी गौतम तो टीवी ही कर रही थी। हाँ, मोहित रैना है, मोहित रैना टीवी ही कर रहा था, मृणाल ठाकुर टीवी ही कर रहे थे। हाँ, और टीवी के तुरंत बाद ही ये फिल्म में चले गए। हाँ, तो आपको क्या रीजन लगता है? हाँ, ऐसे लोग होते होंगे, कुछ ऐसे रहा होगा, उनकी अपनी सोच रही होगी कि टीवी एक्टर नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा कोई सामना नहीं करना पड़ा कि हाँ, कुछ ऐसे मेरे टैलेंट हैं जो अक्सर बोलते हैं कि राजकुमार जी, मुझे
वेब सीरीज करना है और फिल्में करनी है, तो उसके लिए क्या मुझे टीवी से ब्रेक लेना चाहिए? मैं बोलता हूँ कि आप ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने पर्सनली यही समझाने की प्रयास करता हूँ कि ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके हिस्से में वो चीज़ आएगा तो आ जाएगा। ओके। ईश्वर ने जो आपको दिया है वो तो सही से करो आप। कुछ एक्टर ने लिए मेरे टैलेंट हैं जिन्होंने बोला कि चलो 6 महीने आप मुझे, हम लोग अभी फिल्म और वेब सीरीज पे काम करते हैं। सो 6 महीना 1 साल तक रुके, लेकिन वैसा कुछ खास वैसी चीजें हुई नहीं, क्योंकि आज वेब सीरीज भी देखिए तो ऐसा नहीं है। कितने वेब सीरीज बनते हैं आप? बहुत बनते हैं। कितने चलते हैं? एग्जैक्टली। तो कम से कम टीवी एक साफ सुथरी प्रतिदिन घर घर में देखने वाली जरिया है। तो अगर ऊपर वाले ने आपको ये चीजें दिया है तो आप उसको करिए ना। अब मैं आपको बताऊंगी, एक एक्टर ने मुझे बोला था, लिटरली बोला था, ऑन कैमरा बोला था कि जब मैं ऑडिशन के लिए गया था तो वहाँ पे बोर्ड लगा था कि टीवी एक्टर्स नॉट अलाउड। उनकी ऐसी सोच रही होगी, उनकी ऐसी समझ रही होगी। पर्सनली मैं ऐसी चीजें नहीं मानता। एक्टर एक्टर होता है। और आप टीवी में ज्यादा टफ होता है। टीवी ज्यादा टफ है। हाँ। फिल्मों से और वेब सीरीज से ज्यादा टफ है। यहाँ पे आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके सेट पे जाना है और वहां पे 12 से 13 घंटा काम करना है। फिर आपको घर आना है, खाना वाना नहा धो करके आपको सोना है। मुश्किल से आपको 6 घंटे की भी सही से नींद नहीं मिलती है। और ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 महीना 4 महीना नहीं होता है। ये सालों आपको करना पड़ता है। ट्रू। हर दिन आपको एक आधे घंटे की फिल्म बनाकर आपको परोसना होता है पब्लिक के आगे। प्रतिदिन टेलीकास्ट तो होता है। पहले तो किसी जमाने में होता था कि सिर्फ रामायण महाभारत संडे के संडे आता था। वीकली शो होता था। फिर बाद में आया हुआ कि वाई वीकली करेंगे, 2 दिन करेंगे। फिर आया कि हम 4 दिन करेंगे सप्ताह में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अब हो गया है मंडे टू संडे डेली टेलीकास्ट। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितने मेहनत की जरूरत है। एक और मुद्दा है राजकुमार जी जो बहुत ही सीरियस है, और इस पे भी एक्टर्स ने बहुत खुल के बात की है कि अब जो कास्टिंग होती है ना, वो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स पर होती है। जी, मैं देखिए यहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक्टर के लिए फॉलोअर्स को नहीं देखना चाहिए। आप उसकी एक्टिंग देखिए ना, आप उसको बुलाकर ऑडिशन करिए। अब फॉलोअर्स की भी बातें क्या करिए। अब मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा टेक्निकल इस चीज़ में बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मुझे नॉलेज है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनके फेक हैं, इनके खरीदे हुए हैं, इनके ये है वो है। मुझे नहीं पता। इन सब में ना जा करके मुझे ये देखना है कि एक एक्टर को आप फ्लोअर से मत जज करिए प्लीज। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, आप बुलाकर उनको ऑडिशन करवाइए, देखिए कि आपके कैरेक्टर में वो फिट बैठता है या नहीं बैठता है। ये मेरा मतलब एक सजेशन है। ये चीजों की जो आपने बोला, ये कहीं कहीं मुझे भी सामना करना पड़ता है कि टीवी में नहीं, सॉरी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, टीवी में नहीं। ये कुछ वेब सीरीज जो आ रहे हैं, वेब सीरीज में ऐसा होता है। आजकल वर्टिकल बहुत चल रहा है, वर्टिकल में ऐसा होता है। उन लोग देखते हैं, शायद वर्टिकल में देखने का ये रीज़न रहता होगा कि हमें मोबाइल पे देखना है, तो इसके कितने फॉलोअर्स हैं तो वो सारे लोग मोबाइल पे देखेंगे। हो सकता है उनकी सोच और उनकी भी एक नज़रिया अपने हिसाब से करेक्ट रहता होगा। लेकिन टीवी में मुझे ऐसा नहीं सामना करना पड़ता है कि आप टीवी की कास्टिंग करें तो भाई बहुत ज़्यादा जो फॉलोअर्स है उसको बुलाइए। टीवी में ऐसा कभी आपको किसी चैनल ने नहीं डिमांड किया? नहीं, किसी चैनल ने नहीं किया। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके कास्टिंग की, जी बहुत इंटरेस्टिंग लिस्ट है। बड़े बड़े दिग्गजों को आपने पहचान दी है। कुंडली भाग्य से स्टार्ट करें क्या? कौन था उसमें? कुंडली भाग्य, जी कुंडली भाग्य बालाजी का शो है, बहुत सुपर डुपर हिट शो रहा है। तो कास्टिंग के लिए जब मेरे पास कॉल आया कि आप कास्टिंग कर दीजिए, तो हमने चेतना कास्टिंग करना शुरू की। उस दौरान मेरे पास
धीरज धुपर उन्होंने एक शो जस्ट उनका फिनिश हुआ था, हम्म। ससुराल सिमर का। जी। तो वो आए थे और उन्होंने बोला कि राजकुमार जी मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो एक शो बढ़िया आप ला करके दीजिए। बालाजी से कॉल आया हुआ था मेरे पास कास्टिंग के लिए, तो मैंने उनको वहाँ पे पिच किया, ऑडिशन किया, उन्होंने मॉक शूट हुआ, और मॉक शूट के दौरान रात को 1:30 बजे पौने, क्योंकि बालाजी एक ऐसी जगह है, कमाल की जगह है, जहाँ दिन रात काम होती है। मतलब नॉर्मली आप देखेंगे 9-10 बजे के बाद चीज़ें रुक जाती है, लेकिन वहाँ पे कभी भी आपको कॉल आ सकता है जी। तो वहाँ से मेरे पास रात को 1 बजे कॉल आया था कि धीरज धुपर लॉक हुआ है। आप चेतना बिलीव नहीं करो कि मैं रात को 1:30 बजे धीरज धुपर को कॉल किया था। हाँ। वो सो रहा था, मैंने उनको उठाया, उठाने के बाद मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मतलब वो वाइफ और वो उनकी वाइफ विनी है, दोनों की खुशी का मैं ठिकाना नहीं, मतलब अगर चेहरा देखने के लिए उस समय मिलता है। और उन्होंने बोला था कि राजकुमार जी ये बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा कि कुंडली ऐसा शो मुझे रात को 1:30 बजे आपने मुझे एक खुशखबरी दिया था। तो बहुत अच्छी कास्टिंग हुई और फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस शो को। आई थिंक उसके बाद धीरज धुपर का पूरा करियर चेंज हो गया। हाँ, वो इंटरव्यू में भी ऐसा बोला है। हाँ। मेरे साथ में भी एक वीडियो बना है जिसमें भी उन्होंने बोला है कि देखिए अभी तक मैंने बड़े बड़े शो किया, राजन जी के साथ में उन्होंने, इतने बड़े राजन जी हैं उनके साथ उन्होंने शो किया, रश्मि शर्मा का शो था, पर उसका खुद ऐसा मानना है कि मैं स्टार ये शो से बना। हाँ। धीरज का कहना है कि मैं ये शो मुझे स्टार बना दिया, और वो सच में था, बहुत बढ़िया शो था। आज भी धीरज मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, मेरी एजेंसी उनको मैनेज करता है, मेरी ही टैलेंट है। और धीरज के लिए मैं आपको न्यूज़ दूंगा, एक अच्छी खबर है, तो आने वाला फिर एक बहुत बड़ा शो बहुत जल्दी आने वाला है। अरे वाह, चलिए हमारी तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशंस धीरज को। थैंक यू। और हिबा को आपने कास्ट किया जी, झनक में, जीजा जी छत पे हैं जी, और दोनों ही शानदार शोज। तो हिबा की जो कास्टिंग हुई है चेतना, उसमें विनायफर मैम ने मुझे बुलाई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि एक शो है सब टीवी का, राजकुमार आप ये शो की कास्टिंग कर दीजिए। ऑलरेडी उसमें किसी की कास्टिंग हो चुकी थी, इलायची के लिए, इलायची की, लेकिन शायद वो उसमें उनको उतना खुश नहीं थी कि इसमें ना इलायची जो होनी चाहिए कोई और लड़की बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनके मैं सारे शो कास्टिंग करता हूँ, उनके सारे शो में इन्वॉल्व होता हूँ मैं। मेरे दिमाग में हिबा आई कि इस कैरेक्टर के लिए हिबा परफेक्ट रहेगी, पर हिबा को मैंने किसी दूसरे शो में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। मैं गया उस प्रोड्यूसर से मिला और उनसे बोला कि आप हिबा को छोड़ दी, क्योंकि उनका शो डिले हो रहा था। अच्छा। उनके साथ संबंध बहुत अच्छे थे मेरे, उस संबंध की वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है मैं हिबा को छोड़ देती हूँ, पर जब मेरा शो आएगा आप इसको कास्ट करके दोगे। मैंने बोला ठीक है जी। मैंने हिबा को लेकर गया, विनायकर मैम बहुत खुश हुई, बोली हाँ ये लड़की में वो बातें हैं। हमने उसका मॉक शूट किया और मॉक शूट के दौरान फिर वो फाइनल हुई। राजकुमार जी, हिबा का जो आपने इलायची का बताया ना, वो बच्चों के बीच बहुत फेमस था शो। यस। देखिए जो शो था जीजा जी छत पे हैं, प्रोड्यूसर जो हैं खास करके जिन्होंने बड़े बड़े शो कॉमेडी के तौर पे जाने जाती हैं, विनायकर मैम, एडिट 2 प्रोडक्शन हाउस, FIR वगैरह जो उन्होंने किया है, तो वो पूरी जो टीम है वो कमाल के हैं। डायरेक्टर शशांक जी हैं, राइटर मनोज संतोषी जो वो हमारे बीच में भी रहे नहीं, मेरे बड़े करीबी रहे हैं। मनोज जी का जो डायलॉग लिखने का तरीका था, मतलब कमाल की, उसमें मिट्टी की खुशबू आपको दिखती थी, वो लोगों की जबान पकड़ते थे, जो आपको भाभी जी में भी दिखता है। पर मनोज जी आप जहाँ भी कहीं हो, सुन रहे हो, तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपके लिए तो काफ़ी दुख है, क्योंकि बहुत पुराना रिश्ता रहा है आपके साथ में। खैर,
तो इलायची, सोचिए आप, नाम देखिए, कैरेक्टर का नाम देखिए, कितना बढ़िया नाम। ये मनोज जी का देन था। अच्छा, मनोज जी का देन, ये नाम मनोज जी ने दिया था? मनोज जी का देन। ओह नाइस। राइटिंग कमाल की होती थी उनकी, डायरेक्शन कमाल के, डायरेक्टर शशांक जी। तो विनायफर मैन की जो पूरी टीम है वो अपने आप में कॉमेडी की अच्छी अच्छी टीम, बेस्ट टीम होती है वहां पे, जहां की मुझे कास्टिंग करके मजा आता है। मैं उनके हर एक शो में इन्वॉल्व होता हूँ। आज तक भाभी जी घर पे चल रहा है वो शो जी। उसमें भी गोरी मैम और ये सब मेरी ही कास्टिंग की हुई है। कमाल का शो है, खुद मेरे घर का फेवरेट शो है। अच्छा। शाम को मेरा बेटा बोलता है, जब मैं घर जाता हूं तो वो कुछ कार्टून देख रहा होता है, मुझे न्यूज़ देखना होता है। तो उस दौरान ये बातें होती है कि ऐसा करते हैं कि ऐसा कोई शो लगाते हैं जिसको आप भी देखो और मैं भी देखूं। तो वो होता है भाभी जी घर पे। भाभी जी पे हम और भी बातें करेंगे, मुझे जी, बहुत सारी जी। बातें करनी है, बट उससे पहले हिबा के बारे में एक और सवाल है मेरे से। झनक काफी अच्छा शो। हाँ, यस, झनक बहुत बढ़िया। कैसे हुई थी कास्टिंग, प्लीज बताएं। झनक की कास्टिंग के लिए मैजिक मूवमेंट से मुझे कॉल आया था। वहाँ पे कास्टिंग में आर्या था उस समय, आर्या ने कॉल किया था, और जो प्रोजेक्ट हेड संकेत जी हैं, जिनके साथ मैंने काफ़ी प्रोडक्शन हाउस में मैंने काम किया है, डीजेस और अलग अलग शो में मैंने काम किया था। तो उन्होंने बोला कि राजकुमार, हम एक स्टार प्लस के लिए शो बना रहे हैं, तो आप इसमें कास्टिंग करिए। तो उस कास्टिंग के दौरान मैंने हिबा का नाम रखा और एक ही नाम मैंने जिक्र किया। एक ही बार में उन्होंने सीधा उसको मॉक शूट करवाए और वो एक बार में ही फाइनल हो गई, जबकि नॉर्मली टीवी में ऐसा होता नहीं है। चेतना, आपको जहाँ तक पता होगा कि टीवी में कास्टिंग में बहुत परेशानी होती है। ऑडिशन करो, फिर ऑडिशन करो, फिर ऑडिशन करो, अब मॉक शूट होगा, फिर मॉक शूट होगा, फिर मॉक शूट होगा, तब जाके फाइनल होता है। क्योंकि मेरी नज़र में वेब सीरीज और फिल्मों में कास्टिंग करना फिर भी थोड़ी आसान है। हाँ। टीवी में कास्टिंग करना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्योंकि टीवी में एक आदमी नहीं होता है जो फाइनल करता है। कास्टिंग डायरेक्टर अपना काम किया, ऑडिशन लेकर किसी का प्रोडक्शन हाउस को, जो प्रोड्यूसर और क्रिएटिव है, उनको दिखाते हैं जी। वो सेलेक्ट करने के बाद वो चैनल भेजते हैं। चैनल में भी 3 स्टेप होता है। नीचे के लोग देखते हैं क्रिएटिव, फिर उनमें से उनका हेड होता है और लास्ट में उनका प्रोग्रामिंग हेड होता है। तो सोचिए कि 3-4 जगह जा करके एंड में फाइनल होता है। फिल्मों में मुझे नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। एक बार आपने सही कैरेक्टर के हिसाब से किसी एक्टर को आपने अगर डायरेक्टर को दिखा दिया तो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ओके कर दिया, बात खत्म। टीवी में ऐसा नहीं होता। अच्छा, टीवी में एक और चीज़ होती है, रिप्लेसमेंट वाली चीज़। अगर वो एक्टर कैरेक्टर के हिसाब से नहीं जा रहा है तो रातों रात रिप्लेस कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रेशर कितना आता है आप लोगों पे? बहुत बहुत प्रेशर आता है। कभी कभी तो ऐसा मैंने सामना किया है कि एक शो में बहुत पहले कर रहा था, ये लगभग कुछ 7-8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी बातें हैं। कुछ 1 महीने में मैंने कुछ लगभग 50 लड़कियों का हमने ऑडिशन किया उस कैरेक्टर के लिए। 50 लड़कियों का ऑडिशन करने के बाद एक लड़की को फाइनल किया। फाइनल मतलब जो लड़का हीरो है उसके साथ 2 या 3 मॉक शूट हुआ। अच्छा। सब फाइनल हुआ, चैनल ने सब ओके कर दिया कि ये लड़की परफेक्ट लग रही है। पहला शॉट मंदिर का है, जो शायद उस समय शूट हो रहा था वहां पे सिद्धि विनायक मंदिर में शूट चल रहा था। ओके। वहां चैनल भी थे, क्रिएटिव थे, सब लोग थे। पूरे दिन शूटिंग के बाद शाम लगभग 4-5 बजे मेरे पास कॉल आता है, बोलते हैं कि राजकुमार, हीरोइन को हम चेंज करेंगे, ये लड़की परफॉर्म नहीं कर रही है। जबकि ऑलरेडी हमने कुछ 15 दिन से उसको हमने 2-3 बार मॉक शूट किया है, ऑडिशन 3-4 बार किया है,
तो सोचिए एक दिन शूटिंग करने के बाद मुझे वो लड़की को रिप्लेस करना पड़ा, फिर किसी दूसरी लड़की को लाकर कास्ट। तो काफ़ी टफ है टीवी में कास्टिंग करना। कभी भी आप बोल सकते हो कि नहीं, ये बातें जो मैंने आपको जस्ट एक बड़ी कहानी आपको सुनाया, एग्रीमेंट होने के बाद, फाइनल होने के बाद, एक दिन शूट होने के बाद भी चेंज हो सकता है। चैनल को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैरेक्टर नहीं कर पा रही है तो। ये जो झनक था बंगाली बैकग्राउंड था, कृषा लहूजा जी जी। तो इसमें हिबा फिट कैसे बैठी थी? हाँ हाँ। देखिए मैं फिर से वही बात बोलूँगा जो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि लोग देखते हैं कि इसका फॉलोअर्स कितना है, इसने क्या क्या किया है। यहाँ पे देखा गया क्या, बहुत सारे उसमें देखा होगा तो इसका कैरेक्टर नौकरानी की बेटी या नौकरानी टाइप का कैरेक्टर था, जो लोगों को लगता था हिबा ऐसे कैसे करेगी, एग्जैक्टली ये इतनी खूबसूरत है, ये कैसे करेगी ये कैरेक्टर। तो बातें हुई कि भाई एक एक्टर कुछ भी कर सकता है। मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ चेतना, जो मैं आपको भी बताता हूँ, बहुत सारे प्रोड्यूसर या लोग नहीं सुनते हैं। मैं बताता हूँ, एक बहुत बड़ी फिल्म की कास्टिंग हो रही होती है और उस दौरान बोलते हैं कि यूपी का गांव है और वहाँ एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, 200 साल 150 साल पुरानी कहानी है। बढ़िया से कपड़े भी नहीं पहनते थे उस समय, हल्का धोती एक लपेटे रहते थे, भरपेट खाना नहीं मिलता था। वो फिल्म का हीरो है। अब आप कास्टिंग करो, आप एक बार कास्टिंग के लिए बैठोगे तो आपके दिमाग में आएगा हम किसको लें, किसी गांव में जाएं, किसको सोचें। अगर बड़े स्टारों को सोचे तो किसको सोचे भाई, वैसे कद काठी, वैसे शक्ल सूरत, जिसने गांव को देखा, ये सब सोचेंगे। राइट। राजपाल यादव जी को हम सोचेंगे, एक बार और बहुत सारे एक्टरों को लेकर देंगे। किसी के दिमाग में आ सकता है कि इस कैरेक्टर के लिए हमें आमिर खान को चूज करना चाहिए। सही बात है। मैं याद दिला रहा हूँ लगान भुवन वाले कैरेक्टर का, जो आमिर खान एक शहर में पैदा लिए हैं, गांव बहुत ज्यादा उन्होंने देखा नहीं होगा, एक रिच लुक है, चॉकलेटी चेहरा है। किसी ने सोचा होगा कि वो भुवन का कैरेक्टर ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने भुवन का कैरेक्टर प्ले किया तो मुझे नहीं लगता है कि भुवन के साथ थोड़ा भी उन्होंने नाइंसाफी किया होगा। बिल्कुल नहीं, ऊपर से भोजपुरी भाषा। कट्टू में बात आता हूँ हिबा की, वो देखने में बहुत खूबसूरत है, रिच लुक है। वो नौकरानी कैसे बन सकती है, नौकरानी के बैकग्राउंड से कैसे आ सकती है जी। पर जब उसे कैरेक्टर दिया गया, मॉक शूट करवाया गया, जब चीजों को पकड़ा गया तो लगा इससे बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता है। काफी हिट था। इस तरह से वो कास्टिंग हुई और उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं सोचा गया चेतना, एक बार में फाइनल हो गई थी। अभी तक शो चल रहा है? अभी तक चल रहा है। और जब शो स्टार्ट हुआ था तो टॉप 3 में पहुंच गया था। बहुत पॉपुलर था। बिल्कुल। वो लीप लिया, फिर लीप लेने के बाद अभी तो उसमें नहीं कर रही है वो। अभी तो हम किसी दूसरे शो की तैयारी कर रहे हैं जो बहुत जल्दी हम आपको। वाह, तो हिबा के लिए भी बहुत सारे अच्छे खबरें हैं जो राजकुमार जी बहुत जल्द हमको बताएंगे। बट अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट भाभी जी घर पे हैं जी, और उसकी गोरी मीम को आपने कास्ट किया है। भाभी जी घर पे की कास्टिंग के लिए ना चेतना, मेरे पास कॉल आया था स्टार्टिंग में। गोरी मैम के लिए मैंने एक बेहतरीन ऑप्शन दिया था जिसका ऑलमोस्ट फाइनल हुआ था, लेकिन बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो फाइनली सौम्या ने किया, तो वो इनकी आपस की ही कास्टिंग थी। अच्छा। बाद में चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें चेंज हुई। शिल्पा शिंदे की जगह पे कोई और आई जो अभी कर रही थी, फिर सौम्या की जगह पे विदिशा भी कर रही हैं। तो जब सौम्या किसी कारणवश जो भी प्रेगनेंसी और उसको लेकर के जब वो शो से एग्जिट हो रही थी तो दोबारा विनयफर मैम का मेरे पास कॉल आया कि राजकुमार जी आप ढूंढिए कोई
इनके टक्कर का। हम्म। इसके लिए भी हमने कम से कम सैकड़ों लड़कियों का हमने ऑडिशन किया है। अच्छा। एक तो जो सौम्या ने किया, हाँ। उसके बराबर का दिखना आसान नहीं होता है। पब्लिक ने पहले से उनको पसंद किया, एक कैरेक्टर को दिमाग में लेके चला है। सेम कैरेक्टर उनके लिए भी हुआ था, दूसरे वाले भी कैरेक्टर के लिए। तो काफी कुछ मेहनत करने के बाद विदिशा श्रीवास्तव को उसके लिए फाइनल किया गया, और देखिए अभी भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। लेकिन एक चीज़ देखनी पड़ेगी राजकुमार जी कि शिल्पा शिंदे ने जब शो छोड़ा तो उसके बाद लोगों को लगा कि शो फ्लॉप हो जाएगा, मतलब एकदम ड्रॉप हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। जी जी। लोगों ने पसंद किया। अब शिल्पा शिंदे शो में वापस आ गई हैं और जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अब शो ऑफ एयर चला जाएगा। देखिए वो शिल्पा जी की तो उसमें मैं कोई ये नहीं बताऊंगा कि शिल्पा जी के आने से वो शो ऑफ एयर जा रहा है या नहीं। और पहले तो मैं बता दूं कि शो ऑफ एयर जा नहीं रहा है अभी। कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है। बहुत सारे चैनल की टीआरपी होती है, ऑल ओवर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कहानी भी चेंज हुई। जो कहानी थी पहले जो चल रही थी उसको लेकर के फिर एक हॉरर वाले जोन में गए, तो शायद हो सकता है ऑडियंस को वो चीज़ें समझ में नहीं आई। लेकिन शिल्पा तो अपना कैरेक्टर अच्छा से ही कर रही थी, उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि शिल्पा शिंदे की वजह से वो शो ड्रॉप नहीं, हुआ उनकी है। वजह से नहीं, लेकिन यह है कि जब से वो वापस आई हैं तो लोगों को ऐसा लगा था ना कि ओरिजिनल भाभी जी आ गई। तो क्योंकि जब शिल्पा ने शो छोड़ा था तो बहुत ही निराशा हुई थी लोगों को और लगा था कि अब कोई शो नहीं देखेगा, बिकॉज जो सही पकड़े हैं वो बोलती थी, करेक्ट, वो कैच करना बहुत मुश्किल था। जी तो अब जब इनकी वापसी हुई है तो लोगों को लगा था कि अब एकदम बूम पकड़ लेगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो मैं बोल रही हूँ कि और जो शो के ऑफ एयर जाने की खबर है वो भी है। तो इट्स नॉट दैट कि शिल्पा शिंदे की वजह से, ऑफ कोर्स मल्टीपल फैक्टर होते हैं हर शो के लिए, इट्स नॉट जस्ट वन कैरेक्टर। तो वो मैं बोल रही हूँ। प्लस एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, ये इतना पॉपुलर शो है, जैसे आपने बताया कि आपका भी बेटा देखता है या फिर हम लोग भी इस शो को देखते थे। इसके ऊपर जब फिल्म बनी ना तो वो भी नहीं चल पाई। आपको क्या लगता है? कास्टिंग सेम है, स्टोरी लाइन सेम है, सब कुछ ठीक है, अब यही शो जब थिएटर में पहुंचा तो लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि लोग घर में तो पूरे देख ही चुके हैं इसको जी। और जबकि मैं खुद भी थिएटर में जाके देखा था, मुझे तो मूवी अच्छी लगी थी जी। ये जो शो बाद में आपका कहना है कि वैसी टीआरपी नहीं आई या वैसे शो वापस रिटर्न जब आई शिल्पा शिंदे, तो उसमें मेरी नज़र में हो सकता है कहानी थोड़ी जो चेंज हुई है वो भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण चैनल भी होता है, चैनल का जो अपनी जीआरपी होती है वो सब ऑल ओवर सारी चीज़ें हो सकती है। तो मेरी नज़र में थोड़ी कहानी वहानी जो चेंज हुई है ना, शायद उसका प्रभाव हो सकता है। क्योंकि शिल्पा शिंदे तो वही है जिसने सही पकड़े हैं, उन्होंने इस लेवल पे ऑडियंस के दिल में जगह बनाई और वापिस आई तो और ज़्यादा देखना चाहिए था जी। लेकिन जब वो आई तो कहानी में थोड़ी बदलाव थी जी। थोड़ी जगह शिफ्ट हो गया था, लोकेशन शिफ्ट था। कहानी मेरे घर में भी ऐसे बातें चलती थी। मेरा बेटा जो हमेशा देखता था वो बोलता था कि पापा ये क्या चल रहा है, मैंने बोला ये कहानी है बेटा। तो शायद वो कहानी लोगों की थोड़ी समझ में आई नहीं या वो मज़ा नहीं आया जो पहले चल रहा था। ये वजह हो सकती है। जी, प्रोडक्शन हाउस और चैनल में काफ़ी लोग खुल के तो बताते नहीं हैं, बट फिर भी रूमर्स रहते हैं कि बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कभी ईगो हर्ट होता है, कभी कुछ होता है। आपने कभी ऐसा फेस किया है कास्टिंग के लिए, स्पेशली जहाँ प्रोडक्शन हाउस ओके हो और चैनल ना ओके हो, या फिर चैनल ओके हो या प्रोडक्शन हाउस ना हो, समथिंग लाइक दैट? चेतना दोनों अपना काम कर रहे होते हैं सही तरीके से। देखिए, चैनल को भी इंटेंशन है शो को हिट बनाना, प्रोडक्शन का भी काम है शो को हिट बनाना। मेरी नज़र में नहीं, ईगो की तो बातें नहीं होती है, लेकिन हाँ ये रहता है कि हर आदमी अपना अपना मेहनत कर रहा होता है और जिसका मेहनत थोड़ा कम पड़ रहा होता है उस पे ऊपर वाला डांटता है उसको कि यार तुम सही से कास्टिंग नहीं कर। मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ, मैं किसी और दूसरे पे नहीं जाता हूँ। राजकुमार आप सही से ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब हीरो
का जो मांग है, जो हम्म। कैरेक्टर है, अभी तक आपने दिया नहीं है। हम्म। तो उस बात को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि सामने वाला हमसे सीनियर है तो इस वे में मुझे बोल रहा है। वो अपना जॉब कर रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि यार पूरी दुनिया को तो हमने ले आए, हाँ। अब किसको क्या करें। हाँ। घूम फिर करके कास्टिंग उसी में होनी है जी। तो कोई ईगो की तो बातें नहीं है, सब मिल कर करके सबका इंटेंशन होता है सही कास्टिंग करना, शो को हिट बनाना। ईगो वाली बातें नहीं होती। अब इसमें किसी को ईगो लग रहा होगा तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाता होगा कि चैनल ने प्रोडक्शन में या क्रिएटिव को बोला कि आप सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं, सही से ढूंढ नहीं रहे हैं, राइटिंग पे, प्रोडक्शन पे, कास्टिंग पे, ये सब बातें हो सकती है, लेकिन ईगो वाली बातें नहीं हो सकती। ओके। एक तरफ जहाँ ये रिश्ता जैसे शो सालों से चलते आ रहे हैं, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 आया और नंबर 1 पे है ना। वहीं दूसरी तरफ ऐसे शोज आ रहे हैं जो 2 महीने में, 3 महीने में ऑफ एयर चले जा रहे हैं। अब ये ट्रेंड आपको ऐसा क्यों लगता है, क्या रीज़न है? पहले इंडस्ट्री ऐसी नहीं थी। अब तो अगर आप पूछे कि पिछले साल कितने शोज़ आए तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि शोज़ आके और चले जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस के। इट्स नॉट कि कोई नया आया है इंडस्ट्री में और वो बना नहीं पा रहा है। राजन शाही का शो बातें था, देन एकता कपूर के शोज़ को भी हमने देखा है। ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है, हम किधर जा रहे हैं? चेतना, टीवी ना बदल चुका है। मैं 2000 से कर रहा हूँ, ये लोगों को समझने वाली बात है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। जब टीवी चलता था तो टीवी चलता था, लेकिन आज टीवी के साथ में वेब सीरीज आ गया है, और उन सबसे बड़ी बात है कि 2-2 मिनट का आपका वर्टिकल आ गया है जी। उससे भी ज्यादा हो गया कि लोग रील देखना पसंद कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सब ने ऊपर चढ़ गया और टीवी कम हो गया या खत्म हो गया, नहीं। ऑडियंस बढ़ गया है। टीवी का एक अपना ऑडियंस है, वेब सीरीज वाला ऑडियंस अलग है, वर्टिकल वाले अलग है, रील वाले अलग हैं, फिल्म वाले अलग है। फिल्म तो खैर ऑल ओवर सब मिल करके अच्छी फिल्म लोग जाते हैं देखने के लिए। तो मैं इस पे जरा आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहले टीवी देखता कौन है? टीवी आज भी जो है छोटे शहर, गांव, खेड़े, ये सब में ही ज्यादातर के लोग देखते हैं। चाची हो घर में, हाउसवाइफ हो, खाना बनाते हुए, बातें करते हुए, खाते वक्त लगा देते हैं। बड़े शहरों में टीवी बहुत कम हो गया है। वो सब लोग जो हैं वो अलग तरीके की चीजें देख रहे हैं, वेब सीरीज या सारी चीजें। तो ऑडियंस को पकड़ करके कि ये ऑडियंस जो है इनके लिए हम बना रहे हैं, कभी कभी एक्सपेरिमेंट हो जाता है। अब बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं हम चीजें, और बेहतरीन बनाते भी हैं, लेकिन वो ऑडियंस उसको पसंद नहीं किया। अब होता है ना कि एक फिल्म आई, कुछ लोग ने इसको बहुत पसंद किया, कुछ लोग इसको पसंद नहीं किया। अब लोगों पे डिपेंड करता है। तो ये जानना जरूरी है पहले कि पहले टीवी सब लोग देखते थे, अभी सब लोग टीवी नहीं देखते हैं। कुछ लोग वेब सीरीज देखते हैं, कुछ लोग रील देखते हैं, कुछ लोग वर्टिकल देखते हैं, और कुछ लोग टीवी देखते हैं। अब ये ध्यान में रखकर बनाना पड़ेगा कि टीवी देखने वाला है कौन, टारगेट ऑडियंस सेट करनी पड़ेगी। अगर उसमें हम थोड़ी एक्सपेरिमेंट कर देते हैं तो चैनल भी क्यों कंटिन्यू करेगा भाई। टीआरपी नहीं आ रही है, 3 महीने में शो बंद जी। अब उसमें मैं किन्हीं को दोष नहीं ठहराऊंगा कि चैनल ने ऐसा क्यों किया या प्रोड्यूसर ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब टीआरपी नहीं आई है तो हर चीज़ों को लेकर के एक बिजनेस है। वो परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके बिजनेस ने वैसी हो रही है, तो हम लोग सोचते थे ठीक है रोक दो भाई। तो ये हो गया है खास करके। जी। जब कास्टिंग ऐसे बोलते हैं ना तो उसके आगे आता है काउच। अब यहाँ पे आप बताइए सच्ची क्या ये सच है? देखिए आपने जो सवाल उठाया है चेतना, ये बड़ा अलग सवाल है। जी हाँ, बिल्कुल कास्टिंग काउच वाली जो बातें अक्सर मेरे सामने भी बातें लोग करते हैं। चेतना, मैं आपको बता दूं कि मैं जिसमें काम करता हूँ मैं उसकी बात करूँगा।
जी बिल्कुल। फिल्में नहीं के बराबर किया है मैंने, बहुत कम फिल्में किया है। हुँ, गिने चुने में एक बड़ी फिल्म थी, जिस फिल्म का नाम था करीना कपूर की वो फिल्म थी जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जब वी मेट। ओह वाओ! उसमें 2-3 कास्टिंग किया था मैंने। कुछ और भी फ़िल्में मैंने किया है, लेकिन मुख्य रूप से मैं टीवी किया हूँ। जी, टीवी में कास्टिंग काउच ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके। मैं आपको इस पे पूरी रूप से क्लियर कर देता हुँ, हूँ। देखिए, कास्टिंग काउच मतलब एक आदमी को मजबूर करना, मतलब डील करना। हुँ, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें डील क्या करोगे आप? जहाँ कास्टिंग ही 6 अलग-अलग स्टेप पे होता है, आप किसको खरीदोगे या किसको आप अपनी दोस्ती उससे निभाओगे? हुँ, हुँ, तो टीवी में साफ-सुथरी चीज़ें हैं। कहीं कोई ना इसमें फ्रॉडबाजी का कोई जगह है और ना कास्टिंग काउच की जगह है। इसके बावजूद हर एक डिपार्टमेंट में फ्रॉडबाजी होता है। कोई रोड पे खड़े होकर बोले कि मैं किसी सीनियर आदमी को जानता हूँ, आप मुझसे दोस्ती कर लो, और इस तरह के उसको बेवकूफ़ बनाता है या उससे पैसे ठग लेता है, तो ये उनकी गलती है। इससे हमें हुँ, बचना चाहिए। हुँ, लेकिन टीवी एक ऐसी जगह है जहाँ साफ-सुथरी चीज़ें होती हैं। मेरे सामने भी ऐसे सिचुएशन आते हैं। बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस आए हैं जो मुझे डायरेक्ट बोला है हुँ, कि सर मुझे ऐसे सुनने को मिला है। तो मैंने साफ-साफ बोल देता हूँ कि जहाँ भी इस तरह की बातें सुना है, टीवी के लिए गलत है। हुँ, मेरी नज़रों में फ़िल्मों में भी नहीं होता होगा या वेब सीरीज़ में भी नहीं होता होगा, लेकिन मैं उन दोनों की बातें नहीं करूँगा मैं। क्या होता है, सिनेमा खुला हुआ दुनिया है। जी, यहाँ पे जो बातें होती है वो बहुत अच्छे से फैलती है, और लोगों का फ़ायदा तो हर एक डिपार्टमेंट में उठाई जाती है। किसी भी आप उठा लीजिए, सिनेमा क्लब है, अलग-अलग जगह पे लड़कियों की बातें हों या ठगने की बातें, पैसे हाँ, फ्रॉड फ्रॉडबाज़ी फ्रॉड बहुत होता है। फ्रॉडबाज़ी की बातें हो। पर मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि टीवी में ऐसा बिल्कुल कहीं कुछ नहीं होता है। कभी कोई इस तरह के चीज़ें करता है कि लोग आपसे पैसा माँगे या और किसी तरह की बातें आपके सामने रखें, कृपया करके उससे दूर हो जाएँ। वो कंप्लीटली फ्रॉडबाज़ी कर रहा है। आपने उसको पैसा दे भी दिया या उससे दोस्ती कर भी लिया, तो भी आपको वो काम नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, याद रखिएगा। हुँ, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। टीवी में कास्टिंग काउच नाम की चीज़ें होती ही नहीं हैं। ओके राजकुमार जी, आपने जितनी अच्छी-अच्छी बातें बताई ना, आई एम श्योर लोगों को बहुत पसंद आएँगी और जो आपने ट्रिविया बताई ना कास्टिंग की, वो तो बड़ा मज़ा आया सुन के। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो जो न्यू कमर्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया आपने ये क्वेश्चन किया है चेतना। मैं इनके ज़रिए मैं आप लोगों तक ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ख़ास करके टीवी के बारे में गौर से सुनिएगा। कभी भी आप जो प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ का जो कास्टिंग डायरेक्टर है, आप डायरेक्ट उनसे मिलिए। बहुत तरह की एजेंसी है जो फ्रॉडबाजी करते हैं। कास्टिंग एजेंसी मेरी खुद की कास्टिंग एजेंसी है। या तो उसका बैकग्राउंड जानिए कि इन्होंने क्या किया है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे फ़ोटो सेशन करवा लेते हैं, आप इतने पैसे दे दीजिए, इससे बचिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे आप मेरे पास आइए, रजिस्ट्रेशन करिए, मैं आपको काम दिलाऊँगा, इससे बचिए। बहुत सारे आपको बोलेंगे कि अ, कुछ पैसे आप दो, मैं इनसे मिलाता हूँ। ये सब गलत है। अगर आप लोग आते हैं तो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस जाइए, वहाँ पे एक कास्टिंग डायरेक्टर होता है, उनसे मिलिए। इस तरह की जो भी बात कर रहा है, उससे बचें आप, बिल्कुल दूर भागें। आपको किसी एजेंसी के साथ जुड़ना हो, तो उस एजेंसी के बारे में पहले जानें कि उसने क्या किया है, फिर आप जुड़ें। हुँ, बाकी जितना हो सके, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं चेतना, जी, बहुत जी। सारे लोग आए हैं। सर मैंने 2 लाख रुपया दे दिया है। मेरे एक जानकार का बंदा था,
उसका कोई फ्रेंड आया था, वो 50,000 लुटाने के बाद मेरे पास आया, उसने ऐसा ऐसा बोला सर, और मैंने 50,000 रुपया दे दिया। मैं बोला अब मैं क्या करूँ, वो 50,000 तो रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो इतने जेन्युइन तरीके से बातें आपके सामने करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं आपको ये करवा दूंगा। 2-4 लोगों के साथ वो फोटो क्लिक कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं ये देखिए मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मैं हूँ एक कास्टिंग डायरेक्टर, तो मेरे साथ किसी ने फ़ोटो निकाल लिया, या और किसी बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, या किसी एक्टर के साथ, या प्रोडक्शन में किसी के साथ, ये सब फोटो दिखा करके फ्रॉडबाजी करते हैं। छोटे छोटे शहरों से जो लोग आते हैं वो उनकी बातों में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जब भी आप छोटे शहरों से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, जेन्युइन लोगों से मिलें। कास्टिंग एजेंसी के साथ अगर आपको जाना है तो पहले देखिए उन्होंने क्या किया है, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ सकते हैं। हर एक प्रोडक्शन हाउस में एक कास्टिंग डायरेक्टर बैठा होता है। जी जी जी। ओके, सो आज का एक आखिरी सवाल तो बनता ही है, ये तो चलिए टिप्स हो गई, लेकिन एक सवाल जो हम मिस नहीं कर सकते, ये जो कास्टिंग होती है बिग बॉस के लिए, द 50 के लिए, ट्रेटर्स के लिए, मतलब राजकुमार जी इतने सारे रियलिटी शोज आ चुके हैं ना कि अब तो ऐसे काउंट करना मुश्किल है। पहले होता था झलक दिखला जा, बिग बॉस, ऐसे लिमिटेड थे, बट अब तो बॉस OTT पे अलग है, चैनल्स पे अलग है, हर जगह मुझे लगता है कुछ दिन में वर्टिकल्स पे भी रियलिटी शोज आ जाएंगे। इसकी कास्टिंग के बारे में आपका क्या कहना है? ये चेतना दौर होता है इस समय, रियलिटी शो के दौर है, खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस और हाँ 50 आपने शो देखा, और भी अलग अलग आ रहे हैं जी। इसकी कास्टिंग जो होती है उसके लिए वो एक इंटरव्यू करते हैं, वो आपको बुला करके वो देखेंगे कि आप क्या, क्योंकि उसमें कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं है। कंट्रोवर्सी, गॉसिप। हाँ, कंट्रोवर्सी वाला बंदा है तो थोड़ी आसान होता है कि चलो इसको लेकर के ये घटना घटी है, हाँ तो इसके बारे में भी लोग बात करेंगे जी। लेकिन आप कितना इंटरटेनर हैं, आप कितना अच्छे से सिचुएशन को संभालेंगे, आप गुस्से वाला हैं तो आप वैसे सिचुएशन में कैसे आप हैंडल करो, तो ये सब ना वहाँ पे उनके क्रिएटिव लोग होते हैं, बुला बुला करके वो एक 1-1.5 घंटे का वो आपके साथ बैठ करके इंटरव्यू करेंगे। आप एक तरह का ऑडिशन ही समझ लीजिए। उससे वो जज करते हैं, जज करके फिर फाइनल होता है कि भाई वो रियल लाइफ एक तरह से होता है, कोई कैरेक्टर नहीं दिया जाता, उसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, कोई स्क्रिप्ट नहीं। 4 आदमी आपके साथ बैठेंगे, आपको सामने रखेंगे और वो आपके लाइफ के बारे में पूछेंगे, उससे वो जज कर लेंगे कि हमारे शो लाइक बंदा है या नहीं। जी जी। अब निहायत ही कोई बहुत शरीफ आदमी है, उसकी कोई जरूरत नहीं वहां पे। कुछ है जो लगेगा कि भाई ये बहुत गुस्से वाला आदमी है, बहुत चिल्लम चाली करता है वो, या बहुत कॉमेडियन है, तो कुछ तो डिफरेंट रहेगा तभी वो ये सब में जा सकता है जी। एकदम प्लेन है, सिंपल सादा आदमी है तो वहां जाकर बोर ही करेगा वो, तो भले भले कितना बड़ा वो स्टार क्यों ना, वो नहीं लेंगे उनको। आप वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां लड़कियां भी होगी, लड़कियों के साथ क्या बिहेव करना है, क्या आप उसको फ्लर्ट करोगे, क्या आप उससे लड़ोगे, क्या आप उसको बचाव करोगे, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी जो एक अलग तरह का 2 घंटे का इंटरव्यू होता है, उससे सिलेक्शन होता है उसका। एक चीज और, मैं सवाल बहुत हैं आपके लिए क्योंकि आप इतने साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, तुमसे तुम तक आपका शो, एक ऐसा शो जिसने थोड़ी सी गॉसिप भी इंडस्ट्री में क्रिएट कर दी थी कि एक एजेड ज़्यादा उम्र का जो मेल कैरेक्टर है उसके जो अगेंस्ट जो फीमेल कैरेक्टर है वो कम उम्र की है, और इस पे काफ़ी इंडस्ट्री में बातें हुई, लेकिन फिर भी शो बहुत अच्छा कर रहा है। कैसे हुई थी इसकी कास्टिंग? देखो चेतना, क्या है कि क्या ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है? होता क्या है, आप आस-पास में ऐसा देखे नहीं हो? होता ही है। होता है। अब जब आप इस तरह की चीज देखें तो वहां वो सिचुएशन बन गई। जी। मेरा भी बहुत ही फेवरेट शो है और मेरी ही टैलेंट है निहारिका चौक से, जो हीरोइन है इस शो की। बहुत बढ़िया शो है, बहुत प्यारा शो है। रही बात एज डिफरेंट में, तो ये तो समाज में हो ही रहा है। तो जो हो रहा है और जो लोग
दबी जबान में बातें करते हैं, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जी। तो बातें बहुत सारे लोग उस तरह के करते नहीं, लेकिन देखना सब चाहते हैं कि हाँ यार, और वो जेन्युइन है एक, हाँ। उसकी कहीं कुछ वो नहीं है कि भाई लड़की गलत कर रही है या लड़का, अब वो सिचुएशन बन गई है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। और कमाल का दोनों परफॉर्मर हैं। शरद के बारे में क्या कहना है, वो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो भी बहुत बहुत अच्छा एक्टर है। प्रोडक्शन हाउस बहुत कमाल का है, जो प्रतीक जी हैं, प्रतीक शर्मा जो प्रोड्यूसर हैं, वो बहुत क्रिएटिव आदमी है, अच्छी चीज़ों की समझ रखते हैं वो। इस शो में भी एक नज़र में लड़की को फाइनल कर दिया उन्होंने। निहारिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि इतने आई मीन एक तरह से एज गैप है, वो वाला कैरेक्टर मुझे प्ले करना है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उसको पता था कहानी क्या है। अच्छा। तो एक बार में लॉक हो गई है वो, एक बार में चैनल को क्लियर कर दिए प्रतीक जी ने कि ये लड़की परफेक्ट दिख रही है इस कैरेक्टर के लिए, और चैनल भी मान गए, उन्होंने बोला हाँ परफेक्ट है। हाँ, शरद जो कर रहे हैं उसके लिए और बड़े बड़े नाम आए थे, लेकिन उनमें से फाइनल शरद को किया गया, और दोनों कमाल का शो चल रहा है। आज 2nd नंबर का शो है इस समय टीवी का, तो कमाल का है। इसमें आई थिंक करण सिंह ग्रोवर का भी नाम आया था, अगर मैं गलत नहीं हुई। जी जी, काफी करण सिंह ग्रोवर के अलावा और भी बड़े बड़े एक्टरों के साथ मीटिंग हुई थी, मॉक शूट हुआ था, पर फाइनली प्रोड्यूसर और चैनल ने मिल करके, इन लोगों ने मिल करके इनको फाइनल किया, शरद केलकर को, जो बहुत सही दोनों की जोड़ी है। मतलब आप जोड़ी तो जोड़ी ही हम बोलेंगे, आप इसको ऑन स्क्रीन ऑफ कोर्स, ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी जोड़ी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरे पास कितने कॉल आते हैं, छोटे छोटे गांव से फोन आता है। इस शहर में भी टॉप लेवल के जो बड़े घर होते हैं जी, जो क्रिएटिव लेवल पे जो जिनके घर रहे हैं, वहाँ के लोग देख रहे हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं पार्थ जी, उनकी मदर ये शो देखती है। अच्छा। जो गौतम भाई यानी गौतम अधिकारी की बहन है। हाँ। तो कहने का मतलब है कि अच्छे लोग शो को पसंद कर रहे हैं। नाइस जी। वेल राजकुमार जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो इनसाइड स्टोरीज बताई हमें कास्टिंग की, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और आपने जो टिप्स दिए स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि उनको बहुत हेल्प करेगा अपने करियर के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चेतना, आपने मुझे बुलाया और मेरे मन की बातें लोगों तक पहुंचाया। सो आपने भी अपनी कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच।